अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात रद्द कर दी क्योंकि रूस ने अमेरिका के गद्दार एडवर्ड स्नोडेन को पनाह दे रखी है। क्या हिंदुस्तान ऐसी सख्ती पाकिस्तान के साथ दिखा सकता है? पाकिस्तान में तो एक दो नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लाखों दुश्मन हैं। कुछ पाक फौज की वर्दी में तो कुछ पाक फौज की पनाह में, बिना वर्दी वाले जिनको एक ही मकसद है भारत की बर्बादी। एलओसी पर 5 सैनिकों की हत्या के 3 दिन बाद रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी कबूल कर लिया कि सरहद पर ऐसी घटना पाक आर्मी की शह के बिना संभव नहीं है। लेकिन सरकार अब भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत शुरू करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अगले महीने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की बुनियाद तैयार की जा रही है। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी शराफत दिखाई है कि उसके साथ बातचीत की जाए। पुंछ में शहीद हुए जवानों की चिता की लपटें ठंडी हो चुकी हैं, लेकिन पूरे देश में ये सवाल अब भी सुलग रहा है कि पाकिस्तान की कितनी गलतियां नजरअंदाज करेगी सरकार। पूरी दुनिया को पता है कि एलओसी पर भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला पाकिस्तानी फौज की ही करतूत है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री को ये सच कबूल करने में 3 दिन का वक्त लगा, और वो भी संसद में हंगामा बरपने के बाद। We all know that nothing happens from Pakistan's side of the line of control without the support, assistance, facilitation and often direct involvement of the Pakistan Army. रक्षा मंत्री के इस कबूलनामे के बाद भी सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे बंद करने का ऐलान नहीं किया है। गृह और विदेश सचिव स्तर की बातचीत की पाकिस्तान की पेशकश अब तक ठुकराई नहीं गई है। न्यूयॉर्क में अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बहाने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। इन चर्चाओं को भी सरकार ने खारिज नहीं किया है। अब जरा कूटनीति का एक और अंदाज भी देख लीजिए। रूस ने अमेरिका के गद्दार एडवर्ड स्नोडेन को अपने मुल्क में शरण दी तो अमेरिका ने 2 टूक कह दिया कि राष्ट्रपति बराक ओबामा 5 से 6 सितंबर को G20 सम्मेलन में मॉस्को तो जाएंगे, लेकिन वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं करेंगे, जबकि पुतिन और ओबामा की मुलाकात पहले से तय थी। अब बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ ऐसे तेवर क्यों नहीं दिखा सकते हैं जैसा ओबामा ने रूस के साथ दिखाया है। वो खुलकर नवाज शरीफ से क्यों नहीं कह देते कि सरहद पर शांति के बिना कोई बातचीत नहीं होगी। सरकार इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती कि पाकिस्तान शराफत की भाषा को भारत की कमजोरी ही समझता रहा है। आलम यह है कि भारत ने 1996 से ही पाकिस्तान को कारोबारी लिहाज से सबसे दुलारे मुल्क यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, और बदले में पाकिस्तान ने दिए हैं सिर्फ जख्म। 1999 में करगिल जंग हुई, 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, और सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन तो आए दिन होता ही रहता है। उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस क्यों नहीं लिया, ये बात समझ से परे है। फाइनेंशियल, मिलिट्री, ट्रेड, अब हम तो उनको ट्रेड का फायदे दिए जा रहे हैं। जहां उनको फायदा होता है वो बात को मान लेते हैं, हमें क्या फायदा। ये सब बस ट्रेन, क्रिकेट मैचेस, कल्चरल एक्सचेंज, गाना बजाना सब बंद होना। प्रधानमंत्री मिलने जा रहे और उसके लिए कहते हैं ये सब इतना गपलेबाजी की, क्या मिलना इतना जरूरी हो गया क्या? कौन सी ऐसी मिल के वो बात होने वाली है ऐसी कि बात इस बात करने के लिए ये हमने उन्होंने निर्णय ले लिया, या हमने ये समझौता उनके साथ होने वाला है, तो क्या कुछ नहीं होने वाला। इस साल जनवरी में जब पाकिस्तानी फौज ने पुंछ सेक्टर में ही भारतीय जवानों की हत्या की और शहीद हेमराज का सिर काट कर ले गए, तब सरकार ने दावा किया था कि पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर वैसा ही दुस्साहस किया है। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या सरकार अपना वादा निभाएगी। कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर क्या इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान?
गुड़गांव से दीपक शर्मा, देहरादून से मनमोहन भट्ट के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज बड़ी बहस ये होगी कि भारत अमेरिका की तरह सख्ती क्यों नहीं कर सकता, क्यों पाकिस्तान कोई कह नहीं सकता कि आपने हमारे 5 सैनिक मारे हैं, ऐसे में हम आपसे अमेरिका में यूएनजीए के समिट के वक्त बात नहीं करेंगे। क्यों भारत नवाज शरीफ के सामने इतना शरीफ बन के खड़ा हुआ है, क्यों मनमोहन सिंह कोई सिंह की तरह काम नहीं करते, और ये क्यों नहीं कहते पाक से कि जब तक आप ऐसी नापाक हरकतें बंद नहीं करेंगे तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होगी। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत है, जो कि लगातार भारत और पाकिस्तान के नाजुक रिश्तों को कवर करती रही है। प्रेम शुक्ला साहब है एडिटर सामना, साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व एम्बेसडर अंगोला के मीम अफजल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन रजा साहब जुड़े हुए हैं। लेकिन शीतल, सबसे पहला सवाल, क्या बातचीत का ग्राउंड तैयार हो रहा है ताकि नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह मिले और बातचीत करें? बिल्कुल दीपक, हाल फिलहाल में जब भी हमने विदेश मंत्रालय में या विदेश मंत्री से बात की है तो उनके रुख से हमें ये लगा है कि वो पाकिस्तान को थोड़ा समय देना चाहते हैं। कुछ समय पहले एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें हम सब मौजूद थे और हमने विदेश मंत्री से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को थोड़ा समय देना चाहिए। नवाज शरीफ अभी अभी आए हैं, अभी अभी वो हालात को समझ रहे हैं और एकदम हमें डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिछले दिनों में जो भी घटनाएं हुई उसके बाद सिचुएशन में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई है कि अब भारत को प्रेशराइज पाकिस्तान को करना ही होगा, और नवाज शरीफ को अगर हम वक्त देंगे तो आखिर कितना वक्त देंगे जब हमारे और सैनिक कुर्बान हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जरूर भारत सरकार थोड़ा वक्त नवाज शरीफ को देने के पक्ष में दिखाई दी है जब भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। यानी यूएनजीए के समिट के साइडलाइंस पर बातचीत का रास्ता खुला है और प्रधानमंत्री और पीएमओ उस पर विचार कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा? गलत नहीं होगा, और इसीलिए शायद हमने कल जो संसद में रक्षा मंत्री का बयान सुना तो वो थोड़ा सा माइल्ड था, वो एकदम से अटैकिंग नहीं था। ये बात और है कि उसके बाद विपक्ष के हमले के बाद और देश भर में प्रोटेस्ट हुआ कि आप कैसे इतना माइल्ड बयान दे सकते हैं, आपके जवान शहीद हो गए। तो रक्षा मंत्री को फिर आज कहना पड़ा, ये बात कबूलनी पड़ी कि पाकिस्तानी फौज का इसमें हाथ है। लेकिन अगर पहले बयान पर हम गौर करें तो उन्होंने पाकिस्तान को वहां पे क्लीन चिट दी थी। लेकिन इसी बहस के बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली समेत पूरे भारत में ईद का चांद दिख गया है। तो अफजल साहब और मोहसिन रजा साहब से ही पहला सवाल लेते हैं। पाकिस्तान में है मोहसिन रजा साहब, दिल्ली में ईद का चांद दिखाई दे गया है, कल ईद मनाई जाएगी, पूरे भारत में कल ईद मनाई जाएगी। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो। लेकिन मेरा सवाल यहां पर, ईद के इस मौके पर, रमजान के इस पावन महीने में नवाज शरीफ साहब खेद नहीं जताते हैं, वो दुख प्रकट करते हैं। अगर वो खेद जता देते तो इसमें क्या बुराई होती? कि आज नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान वापस आए हैं और उन्होंने आते ही आज वजारत खारजा में एक इजलास की सदारत की है, जिसके बाद उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि वो न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं और इस मौके पर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के ऊपर बातचीत की जाएगी। मैं समझता हूं कि जो टेंशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से बनी हुई है उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने उन तमाम इंतहा पसंदों को जो कि भारत के साथ सख्ती के साथ रवैया अपनाने का मशवरा दे रहे हैं और जो कि इन हालात में चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत में टेंशन बढ़े, उन सबको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने अपने उसी मौक़िफ़ का इआदा किया जो पहले से करते आ रहे हैं। वो शीतल, हम चलेंगे मोहसिन साहब के पास, लेकिन एक रिएक्शन मीम अफजल साहब और प्रेम शुक्ला जी का भी ले लेते हैं। बड़ी बात मीम अफजल साहब, अमेरिका स्नोडेन अगर रूस उसको पनाह देता है तो अमेरिका साफ साफ कहता है कि हम पुतिन साहब से ओबामा साहब नहीं मिलेंगे। क्या ये बात भारत एक बड़ा मजबूत सशक्त राष्ट्र होने के बाद पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि आपने हमारे 5 सैनिकों को मारा है, हम आपसे सितंबर में यूएनजीए में मुलाकात नहीं करेंगे? और अगर नहीं कह सकता तो क्यों नहीं कह सकता? देखिए दीपक जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमाएं मिली हुई हैं। रूस और अमेरिका के दरमियान बड़ा फर्क ये है कि वो पड़ोसी मुल्क नहीं है, वो बहुत दूर एक दूसरे से बसे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल बगल में रहते हैं। और मैं ये याद दिलाऊंगा कि खुद अटल जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी जो है वो नहीं बदल सकते, हमारी ये चॉइस नहीं है।
तो उसी के नजरिए को लेकर वो आगे बढ़े थे। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि आपने जो कहा कि हिंदुस्तान भी वो रवैया अख्तियार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि उसके लिए थोड़ा सा वक्त की जरूरत है, वक्त देने की जरूरत है। अगर आप एंटोनी जी का बयान देखें तो आपको यह अंदाजा होगा कि मैं इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहता हूं कि इससे ज्यादा सख्त बयान नहीं हो सकता। मैं उसका एक जुमला जो लास्ट पैराग्राफ में है वो पढ़ करके सुनाऊंगा। नेचुरली दिस इंसिडेंट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज on our behavior on the line of control and for our relations with Pakistan। ये अपने आप में इतना सख्त बयान है और इसको डिप्लोमेसी में हमेशा बहुत ही नरम जबान को बहुत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान भी इस बात को समझता है कि इसका मतलब क्या है। इसमें हमने दो बातें बड़ी अहम कही हैं कि एलओसी पर जो हमारा रवैया है, हमारे उस रवैये में भी तब्दीली आएगी और हमारे रिलेशंस में भी तब्दीली आई होगी। इसमें वो सब बातें भी हो सकती हैं जिसका जिक्र अभी आपने शुरू में अपने तबसरे में किया है। तो मैं समझता हूं कि इसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जब पार्लियामेंट में या अपने मुल्क में बहस करते हैं तो हम जिस अंदाज से काफी आगे जाकर के गुफ्तगू करते हैं, डिप्लोमेसी में जरा उसका ध्यान रखा जाता है और कुछ मैसेजेस दिए जाते हैं। वो मैसेजेस बहुत सख्त होते हैं, कभी कभी जो हम लोग गुफ्तगू करते हैं उससे भी ज्यादा सख्त मैसेजेस होते हैं। और मैं एंटोनी जी के इस बयान को बहुत सख्त बयान मानता हूं। बहुत सख्त बयान मानते हैं प्रेम शुक्ला, आप ऐसा मानते हैं क्या? मैं कतई नहीं मानता। हम अमेरिका से उदाहरण लेने की बात तो बहुत दूर है। ये जो पड़ोसी वाली बात है वो इंदिरा जी के जमाने में भी पड़ोसी थे, अटल जी के जमाने में भी पाकिस्तान पड़ोसी था, आज भी पड़ोसी है। लेकिन हमारी राजनयिक नीतियों में बहुत परिवर्तन आया है। इंदिरा गांधी के जमाने की नीतियां क्या थी, इवन अटल जी के जमाने का जो उदाहरण दे रहे हैं, अटल जी ने भी बहुत सख्त शब्दों में कहा था और उसको कार्रवाई में भी लाया था कि जब तक आप आतंकियों को पनाह देने का अपने धरती पर बंद नहीं करेंगे हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। और जब आगरा सम्मेलन में परवेज मुशर्रफ आए थे तो उन्होंने इस प्री कंडीशन को माना था, उसके बाद उनसे बातचीत की गई थी। आज जो है पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकी राष्ट्र घोषित किए जाने की स्थिति में है। और मीम अफजल साहब अच्छी तरह से याद होगा उनको कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी इस देश में और मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उस समय जो है भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी। और आज जब वहां उस्मा बिन लादेन खुद मिले हैं, वो आतंकियों को पनाह देते पूरी दुनिया जान गई है। ये सबूत नए सिरे से देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आर्मी जो है वो पूरी तरह से आतंकियों के कब्जे में जा चुकी है। उनकी लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार की ना आर्मी सुनती है, न वहां की जो है लश्कर तोयबा सुनता है। वहां स्थिति है कि एक जो है न्यूक्लियर स्टेट है और उस न्यूक्लियर बम जो है वो किसी भी समय जो है वो आतंकियों के हाथ में जा सकता है। ये आशंका अकेले भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की है। इराक में सिर्फ केमिकल वेपन की आशंका पर इराक से युद्ध शुरू किया जा सकता है और यूनाइटेड नेशंस में उनको सपोर्ट मिलता है। तो आप कम से कम जो है पूरी दुनिया में ये अभियान तो चलाइए, राजनयिक घेराबंदी तो कीजिए, उसको हॉस्टाइल तो कीजिए। वो प्रयास भी नहीं होता भारत की तरफ से। उल्टा हम दौड़कर शर्म अल शेख हो या न्यूयॉर्क हो सबसे पहले गले मिलने से, उल्टा हम दौड़कर शर्म अल शेख हो या न्यूयॉर्क हो सबसे पहले गले मिलने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। जो आतंकवाद के सबसे बड़े भुक्तभोगी है उसका परिणाम ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन आपको रोज भाषण देता है कि आप मामले बंद कीजिए और बातचीत से सुलझाइए। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं, अफजल साहब से जवाब ले लेते हैं। जाम टकराकर आप शांति की बात नहीं कर सकते। आप अफजल साहब जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं इनको इसलिए जवाब देना मुनासिब नहीं समझता कि जिस जबान में शिवसेना आज नहीं शुरू से गुफ्तगू करने की आदी है वो जबान हिंदुस्तान में ही इनकी पसंद नहीं की जाती। तो जाहिर है बैन अल-अक़वामी सतह पर ये जिस तरह की जबान बोलते हैं वो जबान कम से कम डिप्लोमेसी में नहीं कोई गलती नहीं है। आपकी जबान बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपका आक्रामक रवैया होता है शुक्ला जी वो मैं तो अभी मैं आपको गलती ये बता सकता हूं कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं हमसे सख्त जबान इस्तेमाल करने की, लेकिन ये मत भूलिए कि आतंकवादियों को आप कंधार में छोड़ करके आए थे। आप ही की मिलीजुली सरकार थी उस वक्त।
उसको मत भूलिए। तो लेकिन मैं क्या चाह रहे हैं और छोड़े उस गलती से सबक नहीं लेंगे? आपको पहले भी अगर आप ही इसको के गलती टेलीविजन मानते पर ये हैं, बात कही तो थी सबक नहीं लेंगे? कि आज हम आप इसको बलूचिस्तान पर क्या बातें कर रहे हैं शर्मल शेख ने? नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं, हम उससे सबक लेके ही आगे चल रहे हैं। हम उसी से सबक लेकर के आगे चल रहे हैं। आप पहले मानो कि गलती की आपने, आप पहले मानो कि आपसे गलती हुई, आप पहले मानो कि गलती हुई। हमने संसद में बिल लाया, आप मानो ना गलती की आपने। कभी हम इस तरह के हाईजैकिंग पर कोई भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। कानून बनाया, शर्म आप माफी की बात कर रहे हैं, हम कानून लेकर आए। कहाँ बना कानून? हाईजैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कारगिल में भी जो हुआ इस देश में संसद में कारगिल में जो कुछ हुआ आपको कभी पता है, नहीं करेंगे। कारगिल में जो कुछ हुआ उससे एक साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूरा एक डेलीगेशन आकर के मिला था, एक डेलीगेशन आकर के मिला था। अटल जी को इसकी नॉलेज थी कि कारगिल में क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अंदर घुसा है। बाद में हमने रिटेलिएट किया तो आप क्या सेहरा आपके सर नहीं बनता। सीमाएं खोल देंगे इस बहाने? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके बयानों पर एतबार नहीं करते हम लोग आतंकियों के लिए। हम आपके बयानों पर सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है अकल से, आपकी तरफ से नहीं चलती। सरकार तुम दबाकर चलती है, पाकिस्तान के तलवे हम चलकर देश की चलेगी सीमा सरकार। खोल रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं, आपके जमाने में जो सीमा, आपके जमाने में सीमा के ऊपर जितना उल्लंघन हुआ है आज उसका 5% भी नहीं है। दे रहे हैं संसद में, दूसरे दिन बयान बदला, माफी मांगने जैसी स्थिति पैदा की। मैं यही बात कह रहा हूं। आप लोग देखिए, दीपक जी, शिवसेना से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इनका रवैया बिल्कुल आक्रामक होता है, कांग्रेस इनके जहन में कुछ बातें रहती हैं। और पिछले बहस में भी आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी साहब ने मेरे ताल्लुक से जो जुमला बोला था, ये उसी जबान में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल फिर बीजेपी के पास चलते हैं। चलिए बीजेपी के पास चलते हैं। देश के माहौल को खराब करने में योगदान नहीं करना चाहते। अफजल साहब ठीक है, इस माहौल को अच्छा बनाना चाहते हैं। देश के माहौल को खराब किया है। ठीक है, बीजेपी के पास चलते हैं। बीजेपी के पास चलते हैं। नलिन कोहली जी, ये पंडोरा बॉक्स आपके वक्त खुला है जब कंधार में आतंकवादी आप लौटा कर आए। आपकी एनडीए सरकार एक सॉफ्ट स्टेट थी, यूपीए नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है कांग्रेस का। आप हंस रहे हैं। दीपक जी, यदि हम इतिहास की बात करें तो ये सिलेक्टिव इतिहास से तो बात बनेगी नहीं। इतिहास के बारे में अगर हमें हर चीज देखना है तो फिर 47 से स्टार्ट करना चाहिए। इस देश में कई चीजें हैं जिन पर कई चर्चाएं हो सकती है। एक एक दिन खुशी से हम उन चर्चाएं में बैठेंगे। 55 साल कांग्रेस का राज रहा है इस देश में, एनडीए का मात्र 6 साल में। तो जितने आंकड़े हम लाना चाहे, जो निष्कर्ष निकालना चाहे, उसको पूरी चर्चा के बाद निकाल सकते हैं। हर विषय पे, आर्थिक विषय पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिक्योरिटी पे, कई विषय है, इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। आज लौट जाते हैं हम इस बात को। मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि कुछ भी हो, हम जैसे भी स्वरों में बोलें, हम हैं तो एक देश और ये अधिकार सबको है। मुझे लगता है कि भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे बीजेपी और लेफ्ट कभी भी साथ नहीं जाएंगे, आइडियोलॉजिकली हम लोग अपोज्ड हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से, मतलब ये जो बातचीत अगर टीवी चैनल पे हो रहा है, क्यों नहीं हो? तो अफजल साहब अपनी बात रख रहे हैं, शिवसेना के अपने मित्र भी अपनी बात रख रहे हैं, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को अधिकार है। अब आ जाते हैं विषय पे। डिफेंस मिनिस्टर, हमें इस बात की खुशी है, संसद में भी सुषमा जी ने इस बात को रखा कि हमें खुशी है कि उस बयान में चेंज आया है, बदलाव आया है और ये स्वीकारा गया है जो हम लोगों की शंका थी। आज देश एक स्वर में बोल रहा है, आज बयान में स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए और यह भी स्पष्ट है कि जो कल का बयान था बदला गया है। अब बात आगे बढ़ने की है। एक विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत को अपने हितों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। ना पाकिस्तान करने वाला है, ना कोई और देश। हमें अपनी सीमा पर क्या करना चाहिए, हमें मजबूती कैसा चाहिए, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। और पिछले कुछ महीनों से लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो चिंताजनक है और मुझे लगता है मीम अफजल साहब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो भी भारतीय और चिंतित होंगे, भारत सरकार को भी चिंतित होना पड़ेगा क्योंकि सरकार तो सबकी है। चीन से जिस प्रकार से घुसपैठ और जहां हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे सैनिक जो है उनका बलिदान चल रहा है पाकिस्तान के सेना के माध्यम से या आतंकवादी गतिविधियां, तो हमें मतलब बेसिकली क्या है, आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय सोच की, और सोच ऐसी जो भारत के हितों को मजबूत करे।
इसमें अब क्या क्या विकल्प हो सकते हैं ये बन सकती है। और जहां तक नलिन जी, मेरा सीधा सवाल है, आप घुमा घुमा के जलेबी बना रहे हैं, की बात होगी, आप घुमा घुमा के जलेबी बना रहे हैं, मुझे सीधा जवाब दीजिए, क्या सितंबर में नवाज शरीफ से बातचीत करनी चाहिए मनमोहन सिंह जी को? आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देता हूं, इसमें जलेबी की क्या बात है? मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या बात करनी चाहिए सितंबर में मनमोहन सिंह जी को नवाज शरीफ से? आज जो स्थिति देश के सामने है, जो कल हुआ है, ऐसा आज के दिन मतलब स्पष्ट दिखता है कि ऐसा वातावरण नहीं है जहां पर दो प्रधानमंत्रियों जी को बात करना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई सकारात्मक चीज तो भारत के प्रति हुई नहीं है। तो आज वस्तु स्थिति में बदलाव क्या है? कल 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं और पाकिस्तानी आर्मी उसमें इन्वॉल्व है। तो यदि बात भी अगर करनी है तो प्रश्न पहला ये उठेगा, बात किससे करें और इसकी चिंता हम क्यों करें? हमें तो अपने हितों की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान, अभी जो मीम अफजल साहब कह रहे थे कि एनडीए का उदाहरण दे रहे थे कि जब एक तरफ हम एनडीए की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री अटल जी बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ घुसपैठ हो रहा था, तो क्या इतिहास से सीख नहीं लेना चाहिए? या क्योंकि गलती अगर हम कहते हैं, जैसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये गलतियां दोहराई जाएंगी? क्या ये गलतियां दोहराई जाए? सीधे चलते हैं कि आज ऐसा वातावरण नहीं है और ना कोई वस्तु स्थिति बातचीत के लिए। चलिए, बातचीत के लिए वातावरण और माहौल नहीं है, सीधे चलते हैं मोहसिन रजा साहब के पास। मोहसिन रजा साहब, नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि एलओसी पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, तो ऐसे में बातचीत कैसे मुमकिन है? देखें, ये तो अभी भारत ने तय करना है। पाकिस्तान ने तो अपनी बाल भारत की कोर्ट में फेंक दी है और पाकिस्तान के वजीर आजम ने वाजे कर दिया है कि वो भारत के वजीर आजम के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात के मुंतजिर हैं और उसी में ये तमाम जो मुतनाज़ा अमूर हैं इनके ऊपर बातचीत के वो ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप समझते हैं कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं तो भारतीय क़यादत को बातचीत की तरफ आना चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता तो फिर आप दूसरा रास्ता को उसका तजवीज़ करें कि किस तरीके से बातचीत के बगैर बात होगी। एक ना एक दिन तो हमें बात करनी है जो मुतनाज़ा अमूर है, और अगर ये मौके भी तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान की जानिब से ये कार्रवाई किसी ने की है तो उसकी निशानदेही तो करनी होगी। पाकिस्तान की हुकूमत पे आप जिम्मेदारी डालेंगे कि फलां लोग जिम्मेदार थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बगैर बातचीत कैसे आप ये तयन कर सकते हैं? मोहसिन, ये हम सभी जानते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही सारे मसले हल होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले कई सालों से हम इसी पैटर्न की बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बातचीत होनी चाहिए क्योंकि जो इंतहा पसंद है उनका जो मंसूबा है वो कामयाब नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी तरफ ये इंतहा पसंद कौन है? क्या ये पाकिस्तानी फौज नहीं है जो शायद नहीं चाहती कि आपकी सरकार और हमारी सरकार बैठ के बातचीत की मेज पर शांतिपूर्वक तरीके से सब मसलों को टैकल करे? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की फौज एक ऐसी लड़ाई में मुलव्वस है जहां पे वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और पाकिस्तान के शहरी इलाकों में दहशतगर्दी की जंग में लगी है, और वो समझती है कि अगर इस मौके पर भारत के साथ कोई टेंशन बनती है या भारत के साथ जंग की सूरत-ए-हाल बनती है तो उसको कई महाजों पे लड़ना होगा। नहीं, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि एलओसी पर जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो अच्छा नहीं हुआ, मुझे अफसोस है। यानी वो ये कबूल कर रहे हैं कि एलओसी पर कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो वो किसने किया है? और इंतहा पसंद आपकी तरफ भी है, ये बात आपने खुद कही है शुरुआत में, तो ये कौन है इंतहा पसंद? नवाज शरीफ ने कभी भी किसी भी गलत इक़दाम को एंडोर्स नहीं किया और उन्होंने उसकी मजम्मत की है, और अब इसका तयन होना बाकी है कि ये किन लोगों ने किया है। पहले आपके वजीर दिफा ने यह बात की कि फौज की वर्दियों में मुलव्वस अफराद थे, बाद में आपके मीडिया का और अपोजिशन का दबाव पड़ा तो उन्होंने अपने बयान को तब्दील कर लिया। खुद आप देख रही हैं कि उनके बयान में कितनी कंट्राडिक्शन है। अगर वो ये समझते थे कि पाकिस्तान की फौज ने यह कार्रवाई की थी तो वो पहले दिन खुल के ये बात करते। उन्होंने उस दिन ये बात नहीं की, दूसरे दिन भी उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन आपके दबाव पे, मीडिया के दबाव पे और भारत की अपोजिशन के दबाव पे उन्होंने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बात है जिस पर इन्वेस्टिगेट होना है। नवाज शरीफ पर पाकिस्तान की मीडिया क्यों चुप्पी साध जाती है?
देखें, पाकिस्तान का मीडिया और नवाज शरीफ तो भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। आप इस बात को समझते हैं, आप इस बात को समझते हुए उसको निगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने कब भारत के साथ जंग की बात की है? आप मुझे बताएं जरा। नहीं, आपकी मीडिया के लोग आज भी चैनलों पर आते हैं और कहते हैं परमाणु शक्ति है। एक नहीं 10 उदाहरण बताता हूं। आपकी मीडिया जिस तरह की बातें करती है, हिंदुस्तानी उस मीडिया में उस तरह की बात करे तो कल युद्ध शुरू हो जाए। पाकिस्तान के मीडिया पे ऐसे लोगों की आवाज जरूर आती होगी जो ये बात कहते होंगे कि भारत के साथ जो है मामलात को निपटा जाए, लेकिन इसके मुकाबले में उन लोगों की आवाज ज्यादा जोरदार है जो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होगा। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। सबसे पहले अफजल साहब, आपने मोहसिन साहब की बात सुनी और सुनकर आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कितनी बड़ी गलती की है जिसको पाकिस्तान पकड़ के बैठी हुई है। मोहसिन साहब को मैं 2-3 बातों की वजाहत करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि हमने किसी दबाव के अंदर सुन लीजिए मोहसिन साहब, पहले सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल। हमने किसी दबाव के अंदर बयान को नहीं बदला है। जो हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन आई और बाद में तहकीक करने के बाद कुछ और तस्दीक हुई, उसको कहा गया है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये हमारे जो प्रेम शुक्ला साहब ने एक बात उठाई है, ये बहुत गौरतलब है। हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मीडिया में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं चूंकि उर्दू जर्नलिस्ट रहा हूं और मैं उर्दू के सारे अखबार पढ़ता हूं, ऑनलाइन आपके मीडिया को भी देखता हूं और मैं जानता हूं कि आपके यहां जो उर्दू अखबारात निकलते हैं बड़ी तादाद में, उसके अंदर भारत के ताल्लुक से जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है वो बहुत एग्रेसिव होती है और वो मेरे ख्याल में हमारे ताल्लुकात के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। और जरा सा भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आपके यहां या कोई लीडर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसको भारत का एजेंट और न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से और मैं समझता हूं आप इसे डिनाई नहीं करेंगे। उसके बरक्स हिंदुस्तान में हमारा हिंदी का मीडिया है, उर्दू का मीडिया है, अंग्रेजी का मीडिया, हमारे यहाँ 18 जबानों के अंदर अखबार निकलते हैं। आप ये रवैया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको कि हमारे मीडिया का रवैया हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, जब कोई वाकया होता है तो यकीनन उसके अंदर एक एग्रेशन आता है, जैसा आज आपको देख रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये क्या हुआ। आपने कहा कि हमने बयान बदल दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से लोग आए और हमारे 5 फौजियों को उन्होंने शहीद कर दिया। ये बुनियादी बात आपके इन्वेस्टिगेशन की है। आपकी तरफ से कौन लोग आए थे, कौन नहीं आए थे, ये तो आपको तहकीक करने के बाद बताना चाहिए, जिसकी हमने आपसे दरखास्त की है, जिसकी हमने आपसे मांग की है। देखिए, मामला यह है कि आपने अभी बहुत सारी बातें कही कि आपको कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। आपको इंटरनल जो जहादी हैं या जो भी दहशतगर्द हैं या एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें कह सकते हैं, आपको एक तरफ तो उनसे लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सरगर्म है। और तो आप ये सोचिए कि भारत के बॉर्डर पर इस तरह की चीजें करने से पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इससे पाकिस्तान का इमेज भी खराब हो रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी के अंदर, यूएनओ के अंदर काफी कमजोर होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके जरिए पाकिस्तान की सरकार से गुजारिश करूंगा कि दोस्ती में फायदा है, इस तरह की हरकतें आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इससे पहले हमारे 2 फौजियों के सर काटे गए, उस वक्त भी आपने डिनाई किया। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका भी आपको फैसला करना पड़ेगा और उनके बारे में बताना पड़ेगा कि कौन लोग थे। इसका फैसला हम अफजल साहब मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ नवाज शरीफ साहब के प्रवक्ता तारिक अजीम जी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तारिक अजीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मेरा सबसे पहला सवाल, मियां नवाज शरीफ ने आज क्या कहा है जो एलओसी पर घटना हुई है उसके संदर्भ में, क्योंकि उसके शब्दों के चयन को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। भाई, यही हमारी प्रॉब्लम है मेरे भाई के, अभी तक हमारे को क्लियर नहीं हो सका कि आपका स्टांस है क्या। मैं कल 1-2 इंडियन चैनल्स पे बात कर रहा था और वहां पे कह रहे थे कि पहले कि जी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अटैक हुआ है, उसके बाद कहा गया कि वहां पे कोई मिलिटेंट आए थे और मिलिटेंट जो थे वो पाकिस्तानी आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आज फिर दोबारा उसको समरसॉल्ट कर दिया गया है
और आज फिर दोबारा अंडर प्रेशर आके मेरा ख्याल है फिर आर्मी की बात हो रही है। बहरहाल ऐसे लगता है कि आपके इंटरनल जो पॉलिटिकल सीन है वहां पे आने वाले इलेक्शन का जो सामने सीन नजर आ रहा है उसमें अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आई। यहाँ पे बहुत हम क्लियर हैं, हमारा जो मुद्दा बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। हम बिल्कुल क्लियर हैं, बल्कि आज जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया से वापस आए तो पहली मीटिंग जो उन्होंने करी, पहली मीटिंग और एक ही मीटिंग करी उन्होंने आज इस्लामाबाद में, वो मीटिंग उन्होंने फॉरेन जो हमारे एडवाइजर हैं सताद अजीज साहब, तारिक फातमी साहब और दूसरे लोगों से मीटिंग करी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में बात की जी। और उन्होंने इसको दोबारा दोहराया कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो तल्लुकात की बात उन्होंने मनमोहन सिंह साहब से बात जो की थी, टेलीफोन पे जो बात हुई थी उनकी इलेक्शन के बाद, और जो इंडिया से हमारे भाई बहन जो आए हुए थे यहाँ पे, आपके मीडिया के लोग, उनके साथ जो बातचीत हुई यहाँ पे, उससे बिल्कुल क्लियर था कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है नॉर्मल हो जाएं। और आज उन्होंने ये बात की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो भी वहां पे इस वक्त टेंशन है, दोनों हुकूमतों को चाहिए कि इस टेंशन को उसको डिफ्यूज किया जाए और आर्मी भी उसमें अपने करे, रोल प्ले करे और बोथ साइड्स पे दोनों हुकूमतें रोल प्ले करें ताकि ये बात ये जो भी मसला है बातचीत के जरिए इसको हल होना चाहिए। तारिक अजीम साहब, आपने कहा कि अब आपने भी ये बात की और नवाज शरीफ साहब ने भी अपने बयान में आज ये कहा है कि एलओसी पर जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी वो ये बात मानते हैं कि एलओसी पर कुछ हुआ है, हमारे 5 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके शव आए हैं, हमने खुद देखा है। तो आखिर कौन है उस तरफ, कौन है वो इंतहा पसंद जो इन हरकतों को अंजाम कर दे रहा है और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब को खबर नहीं है? देखिए, ये तो आपका एक स्टांस है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आपकी तरफ से जो पहली स्टेटमेंट आई वो थी कि पाकिस्तान आर्मी के बंदे ने इन्फिल्ट्रेट किया, फिर बाद में कहा गया कि वो दहशतगर्द हैं जो कि पाकिस्तान का आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुए था। कुछ रिपोर्ट ऐसी थी कि कुछ हुर्रियत पसंद लोग जो हैं, जो कि इंटरनल इंसर्जेंसी हो रही है वहां पे कश्मीर में, वो लोग जो थे उन्होंने आके एंगेज किया इंडियन आर्मी को। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये आपकी तरफ है, इट हैपेंड ऑन योर साइड ऑफ द बॉर्डर। हमारी तरफ से बोथ आर्मी फॉरेन ऑफिस इसको डिनाई कर चुके हैं। वहां पे आपके यहाँ जब एंटनी साहब ने बयान दिया तो बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन आया, तो उस पे जाके कल जो हमला किया गया हमारे उधर पाकिस्तान हाई कमीशन पे, वो भी मेरा ख्याल एक रिएक्शन था कांग्रेस की तरफ से। तो वो शो करना चाहते थे कि वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, और ये एक मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल जो थी वो एक रिएक्शन था। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि हमारी तरफ से यहाँ पे टोटल डिनायल है कि इस तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक बात मैं और कहता चलूं आपको कि ये कोई नई बात नहीं है। जब कभी भी देखें, आपकी तरफ से पिछले हफ्ते जब नई फॉरेन सेक्रेटरी ने टेक ओवर किया और जो बात की रिजम्पशन ऑफ टॉक्स की बात हुई, तो इमीडिएटली आफ्टरवर्ड जैसे हमारे यहाँ कोई बातचीत होने लगती है तो ऐसा लगता है कि कुछ हॉकिश एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। यही आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हॉकिश एलिमेंट्स कौन है? क्या ये पाकिस्तानी फौज में ही वो लोग नहीं है या फिर ISI या और ISI या फिर हाफिज सईद जैसे लोग जो आपके यहाँ पनाह पाए हुए हैं, दहशतगर्द हैं? बिल्कुल। हमारे देखिए, हमारे यहाँ आप तो कहेंगे, मैं तो आप पे दोष नहीं डालता कि आप तो कहेंगे हमारे यहाँ है। हम यहाँ से कह रहे हैं कि आपके यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं, और हमारी एक हिस्ट्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब कभी भी मुलाकात की बात होती है, जब भी हम चाहते हैं कि आपस में मिल बैठ के, अब देखें अगस्त में हमने आपको डेट दी हुई थी और उस पे हमारे पानी पे बुले बराज पे आपके साथ बात होनी थी। अगले माह हमारे जो है आपके होम सेक्रेटरी और हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी आपस में मिल बैठ के बात करने वाले थे। अब जैसे ही बात का शुरू होता है कि भाई नई बातचीत शुरू हो रही है, एक अच्छी बात है जो हम भी चाहते हैं कि अमन अमान हो इस खित्ते में, तो इमीडिएटली ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है। हम जब कहते हैं कि वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पे यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो आप कहते हैं कि जी नहीं, हम उनको नहीं मानते, हमारा जो भी बातचीत है शिमला मुआहदे के तहत इसको जो है वो हम बायलैटरली इसको सेटल करेंगे। तारिक अजीम साहब,
थर्ड पार्टी, एक मुझे खत्म कर दीजिए प्लीज, थर्ड पार्टी मीडिएशन, थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन भी आप नहीं चाहते। आप ना तो यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ना थर्ड पार्टी को करना चाहते हैं, और ना ही आप डायरेक्टली हमारे से बात करना चाहते हैं। तो ये मसला प्रेम शुक्ला जी रुकिए, अभी शांति, पूरी बात इनको करने दीजिए। मैं जी वही अर्ज कर रहा था कि अगर आप अगर यूनाइटेड नेशन वाले भी बात, आप उनकी भी बात सुनना चाहते कि वो आके देखें कि किसकी तरफ से ये ज्यादती हुई है। हम समझते हैं कि 5 बंदे वहां पे, जब आपके यहाँ वहां पे 5 सोल्जर जो हैं, जो कि वहां पे उनको हलाकत हुई है, बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक इंसान का भी कत्ल जो है गलत बात है, लेकिन वहां पे 5 बंदों का हम उसको सराहते नहीं है, हम उसको कंडेम करते हैं इस चीज को। लेकिन अब किसकी तरफ से ज्यादती हुई है, नहीं तो क्या हिंदुस्तानी सेना को मार देगी? आए तो पाकिस्तान की तरफ सेना, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो सेना के लोग हो, और दहशतगर्द भी सेना के लोगों के बिना सपोर्ट के एलओसी पर ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तारिक अजीम साहब, आप भी जानते हैं। मैं जी आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं, आपकी बात। अगर वो हमारी तरफ से गए हैं तो वो आपका जो है वहां पे आपने सील किया हुआ बॉर्डर, वहां पे फेंस लगा हुआ है, आपकी तरफ से हैवी प्रेजेंस है आपकी आर्मी की वहां पे, तो इतने बंदे यहां से कैसे चले गए, ये भी आपको सोचना होगा। इतने बंदे कैसे चले गए, ये किसकी तरफ से गफलत है, किसकी तरफ से ये इनकॉम्पिटेंस है। तारिक अजीम साहब, मुझे याद है कि जब लाहौर में मेरी जब लाहौर में आपसे बात हुई थी, तारिक अजीम साहब, जब मेरी लाहौर में आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब पद संभालेंगे हम कारगिल में इंक्वायरी करेंगे। और नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते आए हैं कि कारगिल में जो कुछ हुआ उसकी उन्हें भनक नहीं थी, ये फौज का किया धरा था। जनरल परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त आर्मी के चीफ थे, उन्होंने इसे किया। तो क्या हम ये माने कि अभी भी आप इस तरह की अनभिज्ञता जता रहे हैं कि आपको इस बात की खबर नहीं है ये एलिमेंट्स कौन है, तो कहीं पीछे से फौज यही कारस्तानियां फिर कर रही हो? क्या ये शंका आपको दिखती है? जी आपकी बिल्कुल बात बजा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक बात कर रही हैं, मैं एक बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, मैं कह रहा हूं कि हमारी तरफ से नहीं हुआ। अच्छा, अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है? इसका फैसला तो किसी न किसी को तो करना होगा। अब उसके 2 या 3 तरीके हैं सिर्फ। या आप यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं उनसे कहिए कि भाई इन्वेस्टिगेट करें और कंडेम करें उस मुल्क को जिसने ये काम किया है। दूसरी बात यह है कि किसी को आप ले लें, कोई यूनाइटेड नेशन को एक तरफ कर दें, आप एक थर्ड पार्टी कोई भी ले आइए, उसको कहिए कब इन्वेस्टिगेट कीजिए। हम उस पर एग्री हैं, उस पर आप वो भी नहीं चाहते, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी नहीं चाहते। फिर आप कहते हैं चले आपस में मिल बैठ जाते हैं, मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ बैठ जाए, आप वो भी नहीं चाहते। तो मुझे बताइए कि फिर ये मसला हल कैसे होगा, कौन डिसाइड करेगा? तारिक अजीम साहब, पुराने एक्सपीरियंस की बात अगर आपने, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारा अंदरूनी हिस्सा है। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मुझे और पूछना है तारिक अजीम साहब से, और वो सवाल ये है कि जब लाहौर बस लेकर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, नवाज शरीफ साहब के गले मिले थे वाघा बॉर्डर पर, मैं खुद उस बस के अंदर मौजूद था, उस वक्त आपकी फौज कारगिल में घुस रही थी। तो ये नहीं हो सकता कि शरीफ साहब को वो भी नहीं पता था, तो ये भी नहीं पता होगा कि ये हरकत भी पाकिस्तानी फौज की है, क्योंकि शरीफ साहब की तो गलती चली गई थी उसके बाद। मैं कहता हूं जी, मैं अगर मैं एक सेकंड के लिए कि आपकी आर्गुमेंट मान भी लूं, अगर आपकी आर्गुमेंट मान भी लूं कि उनको नहीं पता था, तो फैसला कौन करेगा कि ये जो बात है ये ठीक है ये गलत है? किसी को तो फैसला करना पड़ेगा ना, किसी को तो बैठ डिसाइड करना पड़ेगा कि गलती किस तरह से हुई है, किसने क्रॉस किया बॉर्डर, या बॉर्डर क्रॉस हुआ ही नहीं, और वहीं से कोई इसका फैसला तो आपको करना चाहिए। दीपक जी, मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है तारिक अजीम साहब, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब है और खुद एम्बेसडर रह चुके हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद हमारे बीजेपी के एक नेता भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी तारिक साहब, फरमाइए। अफजल साहब पूछिए आप। तारिक साहब, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जो आपने कुछ कहा है सिर्फ उसकी बुनियाद पर कुछ बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। आपने फरमाया, अभी आपने खुद फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने आकर के सबसे पहली मीटिंग इसी सिलसिले में की और एक बयान भी दिया जिसको हमने आज टेलीविजन पर देखा, और उन्होंने ये कहा कि उनको अफसोस है, एलओसी के ऊपर टेंशन है और हम इसे देखेंगे।
इससे जाहिर होता है कि शायद उनको ये इल्म नहीं है कि वहां पर जो वाकया हुआ है उसमें किसका हाथ है। लेकिन मैं ये तो एक अकली मंतकी बात मैं आपको कह रहा हूं कि तो मंतक है कि अगर आपके मुल्क की तरफ से कोई फायरिंग हुई या किसी ने घात लगाकर हमारे 5 लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मार्च कर रहे थे, जो हिफाजत कर रहे थे, उनके ऊपर घात लगा करके हमला किया, चाहे वो दहशतगर्द हो चाहे वो फौजी हो, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। मैं ये समझता हूं कि आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी नवाज शरीफ साहब इतनी दोबारा, यानी आपके यहाँ एक हिस्ट्री बनी है कि एक 5 साल डेमोक्रेटिक हुकूमत चली है और एक नई डेमोक्रेटिक हुकूमत आई है। हमें उससे बड़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसीलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म के सिलसिले को अगर आगे बढ़ाया गया और इस तरह की चीजों को रोका नहीं गया तो उससे मैं समझता हूं कि रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। आपका जज्बा अपनी जगह, लेकिन ये खून खराबा जो है ये भी अपनी जगह दिखाई दे रहा है। इससे पहले 2 लोगों के सर काटे गए और उसके बाद अब ये 5 लोगों के साथ जो हुआ है, ये हम लोग बात सही कह रहे हैं दीपक चौरसिया, कोई हमने अपनी फौज के लोगों को खुद तो नहीं मारा, वहां से कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी इंक्वायरी की जरूरत है। कम ये तो आपको कहना चाहिए कि हम इसको कहेंगे कि किन लोगों की तरफ से है ये। मेरे भाई मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, क्योंकि सवाल कर रहा हूं आप एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तर्जुमान है, तो मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, मैं आपसे एग्री करता हूं। जी मैं आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था कि ये कि इंक्वायरी करेगा कौन? अगर आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो, हम कह रहे हैं कि हमने ये काम नहीं किया। अब बात ये है कि किसी को तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना। अगर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है तो किसी को तो पाकिस्तान को जो है मुजरम करार देना पड़ेगा कि आप खुद क्यों नहीं इंक्वायरी करते तारिक अजीम साहब? नवाज शरीफ साहब हमारे साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, बार बार इस बात की दुहाई कर रहे हैं, आपको इंक्वायरी करनी चाहिए। खुद ये पता करना चाहिए कि कौन है ये एलिमेंट्स जो आपकी नाक के नीचे भारत के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि हम कंडेम करते हैं कि वो भी किसी की भी हलाकत हो, आपकी साइड पे हो या हमारी साइड पे हो, हम इसको राउंडली कंडेम करते हैं। वो बात तो ठीक है, यानी मियां नवाज शरीफ का हुकूमत और फौज पर कोई कंट्रोल नहीं आएगा ऊपर है। दीपक जी कोई कंट्रोल नहीं, ये मानते हैं तारिक अजीम साहब? जिस तरह से आप लाचारी दिखा रहे हैं, हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं, उससे आप ये मानते हैं? मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस अजम्पशन से, इस चीज से शुरू करेंगे बात कि भाई आपके लोगों ने हमारे यहाँ आके हमारे 5 फौजियों को हलाक किया है, तो फिर तो बात नहीं बनती ऐसे। मैं दोबारा वो रिपीट करता हूं कि किसी को बीच में डाल दीजिए, ये 5 फौजियों की हलाकत पाकिस्तान साइड में हो या आपकी मैं कुछ जरूर कहना चाहूंगा। शिमला समझौते का उल्लंघन की बात कर रहे हैं, शिमला समझौते के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आ रहा हूँ नलिन आपके पास, लेट हिम कंप्लीट द सेंटेंस। मुझे किसी को भी आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हम चाहते हैं कि फला जो हुकूमत है, जो ना पाकिस्तान की हो ना हिंदुस्तान की हो, कोई भी ऐसी ले ले, किसी को ले आइए, यूनाइटेड नेशन नहीं चाहिए आपको, बरतानिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, किसी को वो आके इंक्वायरी कर लें, ताकि इंक्वायरी जो हो इम्पार्शियल हो, ना हमारी साइड की हो ना आपकी साइड की हो। मैं तो आपसे ये सजेस्ट कर रहा हूँ। नलिन आप कुछ कहना चाहते थे तारिक अजीम साहब को? मुझे लगता है दीपक जी, हमें तारिक साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनकी सारी बातों से बहुत स्पष्ट हो गई है बात कि पाकिस्तान से बात करने का ना तो ये समय ठीक है और ना कोई फायदा। बातचीत तो पिछले 70 साल से लगभग चलती आ रही है, और कई अगर पिछले हम 2-3 दशकों को देखें, डेकेड्स में, तो इंदर कुमार गुजराल जी हो, उसके बाद आप देखिए ना अटल जी हैं, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, और आज सिर्फ एक ही बात पर आ जाती है कि जो हमारे यहां हो रहा है इसकी इंक्वायरी अंतर्राष्ट्रीय कोई व्यक्ति करे। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंटायर इशू पाकिस्तान का पुराना है। शायद उनको अंतर्राष्ट्रीय मदद की आवश्यकता है, क्योंकि उनके यहां इतनी चीजें घुल मिल गई है कि शायद कोई पावर सेंटर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन बातों से स्पष्ट हो रहा है, और वही देश की जनता भी शायद मानती है
कि ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान में आवाम के कुछ लोग चाहते हैं पीस, लेकिन पीस की बातचीत करके फायदा नहीं है। हम लोग मुंबई अटैक में देखें तो ये लगातार एक सिलसिला रहा है, और उनकी बातों से भी अजीज साहब जो कह रहे हैं, तारिक साहब कह रहे हैं, योर पॉइंट मतलब यही है कि बातचीत करें, किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति को लाए तो फायदा क्या है। नवीन, योर पॉइंट, नलिन, योर पॉइंट टेकन। अब मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे तारिक अजीज साहब से? नहीं, तारिक अजीज साहब तो पूरा झूठ ही झूठ का पुलिंदा पड़े जा रहे हैं। ये तो उस्मा बिन लादेन के मामले में इनकी डिनाइबिलिटी थी। इन्होंने ये नहीं कहा कि उस्मा बिन लादेन को क्यों मारा, उसको इंटरनेशनल इश्यू बनाओ। इनके एबोटाबाद में घुसकर अमेरिकी फौज ने इनके एक मेहमान को मार डाला, इनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया। ये यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं गए, जरा बताएंगे इसको। जी, मैं आपकी नहीं समझ सका इसको, जरा थोड़ा सा I'm sorry, आप हिंदी में वो मैं नहीं समझ पाया। अगर आप कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन को यहाँ पे अच्छा बात नहीं अमेरिका ने आके किया। अफजल साहब इसका, अफजल साहब आप समझा दीजिए उर्दू में। अफजल साहब, और क्योंकि आपके देश में थे। नलिन एक मिनट, अफजल साहब आप समझा सकते हैं? बता देंगे अफजल साहब। तारिक साहब, उनका जो हमारे प्रेम शुक्ला साहब हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं। नहीं, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं, वो सामना के संपादक हैं। ये एक जिम्मेदार लीडर हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। जी भाई। अच्छा, सामना के संपादक हैं, वो दूसरे हैं जो हैं। अच्छा, तो इन्होंने आपसे ये पूछा है कि आपके यहाँ उसामा बिन लादेन वहां ठहरे हुए थे, और उसके बारे में भी कहा गया था कि आपको नहीं पता है, अमेरिका ने आकर के हमला किया, और उस मामले में आपने नहीं कहा कि इसकी फैसला होना चाहिए कि ये बाहर थे या कौन थे। यानी वो कह रहे हैं उसके अंदर आप किसी थर्ड पार्टी को क्यों नहीं शामिल करने के लिए तैयार होते, ये पूछना चाह रहे हैं। जी, हमने उस पे एबटाबाद कमीशन बैठाया। एक रिटायर्ड हमारे चीफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज उसको हेड कर रहे थे। अभी उसकी रिपोर्ट अभी आई है, प्राइम मिनिस्टर को मिल गई है, उसको पब्लिश नहीं किया गया। उसके कुछ एक्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे कि वहां पे जो हुई, फुल कमीशन बैठाया गया, 5-6 माह बैठ के उन्होंने इंक्वायरी करी। अब यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं गए? अरे भैया, आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया, आप यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं गए? भाई, हमारे यहाँ पे कंप्लेन किया, अमेरिका से कंप्लेन किया, लेकिन उससे पहले हम अपना कमीशन बैठा के इंक्वायरी करना चाहते थे कि वो बंदा यहाँ पे पहुंचा कैसे, यहाँ पे आया कैसे। वही हम कह रहे हैं, इंक्वायरी कर लीजिए आप। जी, कैसे हुआ? आपसे कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी कर ले कि आपकी फौज ने ये क्यों किया। देखिए, आप फिर वही बात कर रहे हैं कि हमारी फौज ने क्यों किया। मैं सिर्फ, मेरा और आपका फर्क ये है, मैं कह रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी कर लें कि ये वाकया है क्या और किसने किया। आप कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज ने किया, वो अब ये फर्क, ये दो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तारिक अजीम साहब, अगर आपने कहा एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और उसके कुछ एक्सट्रैक्ट सामने आ गए, तो हमें बता दीजिए कि ओसामा बिन लादेन वहां पहुंचा कैसे। यहाँ पे जो अभी तक बात सामने आई है कि इसको उन्होंने ब्लेम दिया है कि ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था। यहाँ पे एक बंदा अगर रहा, आके 5-6 साल रहा, तो कैसे हुआ कि लोगों को इसकी खबर नहीं हुई। इसके बारे में पार्लियामेंट में भी इंक्वायरी हुई, इसमें इंडिपेंडेंट कमीशन भी बैठा, अभी उसकी पब्लिश नहीं हुई फाइंडिंग, लेकिन जो जनरली बात आई है बाहर वो यही है कि वहां पे एक बंदा आया और यहाँ पे रहा, चूंकि वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। एक मिनट जी, तारिक साहब खत्म कीजिए आप। तो वो उसकी इंक्वायरी जो है, जैसे वो पब्लिश होगी आपको भी पता चलेगा, लेकिन जनरली उसका जो जिस्ट है वो जिस्ट यही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि वो इनको किस तरीके से इंटेलिजेंस के फेलियर है, उनको नहीं पता चल सका कि यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे रह रहा है जो कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, जिसकी पाकिस्तान में मौजूदगी का पाकिस्तान को क्यों नहीं पता चला। ये उनका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस था जिसके बारे में कमीशन कायम किया गया था। नहीं, लेकिन अगर ओसामा बिन लादेन वहां पर रह रहा था तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी और आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस इन सबको चकमा देकर रह रहा था और पाकिस्तान को, सरकार को पता नहीं था, ये बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल यही बात, एग्जैक्टली यही बात उन्होंने कही है कि टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है कि जैसे
उनका उन्होंने एग्जाम्पल आप ले लें 9/11 अमेरिका जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पे 11 बंदे जो हैं बैठ के 9/11 से पहले ट्रेनिंग ले रहे थे जहाज उड़ाने की, और उन्होंने जाके सारे जहाज उड़ाए और आपको पता 9/11 को क्या हुआ। लेकिन ना FBI को पता चला, ना उनकी जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पे। यही देखिए, ये दुनिया में हर जगह पे फेलियर हो सकता है। मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन देखिए आपके यहाँ भी इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं, हमारे यहाँ भी ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, एक बंदा आके रह रहा है आपके घर में और आपको नहीं पता चल रहा, तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। तारिक की रिपोर्ट है। तारिक साहब, जब आप इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की बात कबूल रहे हैं, जब आप इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की बात कबूल रहे हैं, तो क्या आप ये क्यों नहीं कबूलते कि इस तरफ जो LOC पर हमारे फौजियों के साथ हुआ, शायद उसकी भी भनक नवाज शरीफ साहब को और उनके अधिकारियों को ना रही हो? ये भी तो एक इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। क्या ये बात आप कबूलेंगे? मिलिट्री फेलियर भी है, क्योंकि जो हो रहा है LOC पे भी हो रहा है। बिल्कुल। जो बात आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली आप लोगों के लिए आइए, इंटरवेंशन के लिए आप पहले खुद तो जांच कर ही नहीं रहे इस बात की, और सीधा डिनायल मोड पर हैं आप खुद जांच कर लीजिए। अभी कितनी देर हुई है? अभी मेरा ख्याल है कि अभी ये तीसरा दिन है, 72 आवर्स भी नहीं हुए, तो आपको टाइम दूसरे को, आपका तो प्रॉब्लम जो है अब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी है कि वहां पे तो किसी की बिल्ली भी गुम हो जाए तो वो कहते हैं जी ISI वाले उठा के चले गए। ये हमारा नी जस्ट रिएक्शन जो है ये खत्म होना चाहिए। एक दूसरे को थोड़ा बहुत एतमाद करें। ठीक है, मुझे पता है बहुत ज्यादा अभी ट्रस्ट डेफिसिट है हमारा, आपस में एतबार हम लोग नहीं करते, इसलिए एक दूसरे पे फौरन ब्लेम डाल देते हैं। अभी हमारे 4 नौजवान जो है मिसिंग है। अब यहाँ पे कहा जाता है हमारे मीडिया में कि इंडियन आर्मी उनको वहां से ले गई है अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन ये देखिए ये सारी चीजें क्या वो गलती से भी क्रॉस कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया इसको उठा रहा है कि जी यहाँ से उठा के ले गए इंडियन आर्मी, उसको 4 बंदों को ले गई है। पिछली दफा भी ये हुआ था, जैसे वहां पे तो आप भारत को बोलिए ना, मुझे लगता है सरकार इसकी जांच करेगी। हम पत्रकार के तौर पे इस मुद्दे को उठाएंगे इंडिया में कि अगर पाकिस्तान के 4 लोग लापता है तो भारत सरकार इसकी जांच करे कि इंडियन आर्मी उनको उठा के ले गई या नहीं। हम उठाएंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे तारिक अजीम साहब, ये हम बनने को तैयार हैं। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ भी आपने एक हमारे पे इल्जाम लगाया कि हमारे बंदों ने जाके, आर्मी ने आपके वहां पे जाके 5 बंदों को हलाक किया, जो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए और ना ही ये हुआ है। लेकिन आप बार बार जब कह रहे हैं तो सर्टनली यहाँ पे भी इंक्वायरी हुई होगी, लेकिन जब आर्मी कहती है कि हमने एक शॉट भी फायर नहीं किया, हमने वहां पे नहीं गए, तो किसको हम यकीन करें, किस पे जाके हम दोष डालें? हमारी तरफ से आदमी ने कैटेगोरिकली, प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास इतने अधिकार हैं कि वो आर्मी के खिलाफ जांच बिठा सकते हैं। तारिक अजीम साहब, नहीं लादेन के तारिक अजीम साहब, नहीं लादेन के मामले में भी ऐसा ही डिनाई कर रही थी, कमीशन बैठाया ना। देखिए आप देखिए आपने कारगिल की एक मिसाल लेके आप बैठे हुए हैं, अब बार बार उसी को आप रिपीट किए जा रहे हैं कि भाई कारगिल में हुआ था इसलिए हर दफा यही होगा, हर दफा ऐसे नहीं हो सकते मेरे भाई, नहीं पॉसिबल। तो वो कारगिल की इंक्वायरी कमिशन का क्या हुआ वो तो बता दीजिए। वो इंक्वायरी कमीशन की बजाय उल्टे नए वाकई पेश आ रहे हैं हमारे साथ, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट तो होगा ना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात, मैं आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें ट्रस्ट बिल्डिंग जो है उसके CPMs करने हैं, आपस में जो है हमने करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे, और उसका एक ही हल है कि जैसे आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो कि हम लोगों ने इधर से आर्मी हमारी गई है, वहां से यहाँ से शूटिंग हुई है, आपके बंदे मारे गए वहां पे, तो किसी न किसी तरीके से इसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि किस तरह से ये किसने ज्यादती करी, किसकी तरफ से ज्यादती हुई है। तो आप भरोसा दिलाते हैं तारिक अजीम साहब, आप भरोसा दिलाते हैं कि आप इसकी इंटरनल जांच भी कराएंगे, जो घटना हुई है उसकी। तारिक साहब, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत है। अफजल साहब सिर्फ 1 मिनट, एक सवाल का जवाब, फिर आप जो चाहे कह सकते हैं। तारिक अजीम साहब, आप ये भरोसा दिलाते हैं इंडिया को कि आप इस मसले की इंटरनल जांच कराएंगे, पाकिस्तान के अंदर जांच कराएंगे कि LSV पर आखिरकार ये क्यों हुआ, 5 भारतीय सैनिक क्यों हल्कान हुए? क्योंकि वहां पर सेना रहती है, अगर इन्फिल्ट्रेशन के लिए कोई आएगा तो आपकी तरफ से आएगा, हमारी तरफ से नहीं आएगा। नहीं, ये भी तो आप मानते हैं ना कि आपके श्रीनगर में, दूसरे एरियाज में हुर्रियत पसंद लोग हैं वहां पे, जिनको वो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। इंसर्जेंसी तो है ना वहां पे, ये तो इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते आप
कि वहां पे इंटरनली भी लोग ऐसे ISI हैं sponsored जो है। अटैक करते हैं आपके वहां पे। ये भी बात मैं गलत कर रहा हूँ। वो एलओसी पर नहीं वहाँ पे- करते, वो ज्यादातर शहरी इलाकों में लोगों पर हमले करते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से बिल्कुल मैं मानता हूं, इसको मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन आप ये भरोसा तो दिला सकते हैं अच्छी बातचीत के लिए कि आप इंटरनली इस घटना की जांच कराएंगे। बिल्कुल करवाएंगे। मैं एक दफा नहीं, मैं 2 दफा रिपीट करके करूंगा। बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल पता करेंगे। अभी दोबारा दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा, प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, दोबारा उसकी पता करेंगे, लेकिन प्लीज हर चीज को पाकिस्तान पे ब्लेम तारिक करने अनवर से साहब। पहले। जी तारिक अजीम साहब, जी भाई, बोलिए अफजल साहब, बोलिए। तारिक साहब, मैं बहुत ही मुद्दबाना तरीके पे आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बहुत ही मुद्दबाना तरीके पे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब एक डेमोक्रेटिक सरकार के बाद दूसरे एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर अवामी ताईद और हिमायत से आए हैं, बिल्कुल ठीक। और अब पाकिस्तान के इस रवैये को तब्दील करने में उनको एक टेस्ट के तौर पर अपना काम करना चाहिए। मैं समझता कि अगर वो इस बार भी फौज या आईएसआई या जो भी ताकतें आपके उस तरह की हैं जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर कमजोर करने का काम कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उनको ये ठोक करके इस चैलेंज को लेना चाहिए और इस किस्म की ताकतों को तश्तज़बाम कर देना चाहिए। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं कि कोई भी ऐसी ताकत जो कि इस रीजन में, हमारे इलाके में, बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, आपके पास अवामी हिमायत है, आपके पास अवामी हिमायत है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि कोई भी ताकत हो, हाँ अंदरूनी हो या बैरूनी, जो कि हमारे इलाके में इस किस्म के जो है अमन को तबाह कर रही है, उसको हमें खत्म करना होगा। मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। राजीव डोगरा साहब, आप तारिक अजीम साहब से कुछ पूछना चाहते थे। तारिक साहब फॉर्मर एम्बेसडर है हमारा। मैं कुछ पूछना नहीं चाहता। मैं आपके पाकिस्तानी गेस्ट की तारीफ करना चाहता हूं कि कितनी लच्छेदार बातें करते हैं और ऐसा शब्द जाल में फंसाते हैं कि कुछ उसका जवाब ही नहीं होता। तो मैं कोई सवाल नहीं आपसे करना चाहता। मैं सिर्फ एक तजवीज पेश करना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमको उम्मीद हुई थी जब नवाज शरीफ साहब की आज स्टेटमेंट हमने पढ़ी, थोड़ी सी, पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, पर उस सब पे आपने इतनी अच्छी तरह पानी फेर दिया कि कोई भी आपकी तारीफ करने से बाज नहीं आएगा। सो आप इंटरनेशनलाइज करना, तारीख आप इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं इश्यू को, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि अबोटाबाद कमीशन तो आपने 6 महीने में पूरा कर दिया, 6 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट भी लीक हो गई। ये 26/11 कब होगा? उसका कुछ मैजिस्ट्रेट भी नहीं आप अपॉइंट कर पा रहे, तो उससे कुछ खास नफरत है आपको क्या? नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको उस वक्त भी कंडेम किया, आज भी हम कंडेम करते हैं। 7 बंदे हमने पकड़े हुए हैं, उनका एविडेंस उनका जो है यहाँ पे ले लिया है। नए बंदा जो है, एक नया एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है, उसमें अभी देखिए एक जो पकड़ा था वो उसका नाम शायद हाफिज सईद भी है ना? नहीं, हाफिज सईद का तो आपको नाम ऐसी याद हो गया क्या? वो तो हमको रट गया नाम, पर वो पकड़ा था आपने कभी क्या? वो उसको ना सिर्फ उसको 26/11 के लिए पकड़ा था ना, कुछ दिन के लिए। उसको पकड़ के हमने अंदर किया उसको, फिर उसको बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि उसको और भी काम थे, कुछ सोल्जर्स के भी हेडिंग करने थे उसको, फिर उसके बाद ये 5 सोल्जर्स को मारना था। तो हाफिज सईद तो बहुत बिजी आदमी है ना आपके लिए। एलओसी की रखी करनी थी। देखिए आप इसको बहुत नॉन सीरियस ले रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ नॉन सीरियस ही होना चाहिए क्योंकि आप डिनायल में हैं। सीरियस होने का तो कोई फायदा नहीं, उससे तो हम अपना नुकसान करवाएंगे ना। नहीं देखें, उसमें हाफिज सईद साहब जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उनको पेश किया, कोर्ट ने उनको बरी किया। कोर्ट तो डर गई थी उनसे। सुने मेरी बात। नहीं, कोर्ट तो डर गई। हाफिज सईद के सामने कौन मैजिस्ट्रेट खड़ा होगा? इसीलिए तो कोई मैजिस्ट्रेट आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे। 6 महीने से वो कुर्सी खाली है ना। जी, उसके लिए हमने खुद उस एक्विटल के खिलाफ, यानी कि उसको क्यों छोड़ा गया, उसके खिलाफ हम अपील में गए हैं,
इसको इक्विट नहीं होना चाहिए था। इक्विट नहीं होना चाहिए था, पर उसको आप बजट से पैसा भी देते हैं ना। नहीं, ये तो पंजाब गवर्नमेंट इस साल के बजट से भी पैसा दे रही है। आपकी इंफॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन कहें या जो भी कहें, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। अच्छा, एक बात जानना चाहता हूं तारिक अजीम साहब, क्या हाल ही में हाफिज सईद ने एलओसी की उस जगह का दौरा किया था जहां पर यह वारदात हुई है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने डिनाई किया है। आप कहें कि उन्होंने किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो लाहौर में बैठे हुए हैं, पब्लिकली फिरते हैं, उस पे उसके सर पे $5 लाख की गालबन कीमत रखी हुई है अमेरिका ने। वो रोज आके 5 लाख नहीं, $10 मिलियन की 10 मिलियन चले, और भी अच्छी बात है। तो वो कोई ना कोई तो पाकिस्तान में लेना चाहिए ना, $10 मिलियन छोटी रकम तो नहीं है भाई जी। नहीं, आप सुन नहीं पाया मैं। डोगरा साहब कह रहे हैं किसी को तो क्लेम करनी चाहिए, $10 मिलियन की रकम छोटी रकम नहीं है पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ी रकम है, किसी एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन मैं कहता हूं तो पब्लिकली घूमते हैं, पब्लिकली रोज आके पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हैं। पब्लिक का आम डेली वो आप देखिए, उनको टीवी स्टेशन पे आए होते हैं, डेली वो मस्जिद में जाके आपके खुतबा दे रहे होते हैं। तो मुझे हैरानगी है कि 10 मिलियन अभी तक किसी ने क्लेम कोई नहीं किया। वही किसी की हिम्मत नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी नजरों में हाफिज सईद क्या है, एक समाज सुधारक या एक आतंकवादी? दीपक जी, सब देखिए आपने चूंकि अब इंडिया ने उनको बना रखा है कि भाई वो बंदा जो है वो इस किस्म का है। आप कहते हैं कि जो बंदा तकरीरें करता है इसलिए आप उसको पकड़ लें। हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो आप कोर्ट में जाके प्रूव कर सके कि ये बंदा कातिल है, ये दहशतगर्द है। आप अगर कोर्ट के पास लेके जाते हैं, कोर्ट उसको छोड़ देती है कि इसके खिलाफ नहीं। तो आपने कहा ना, आपने कहा कि आपने कोर्ट ने जो कहा उस चीज को कॉन्टेस्ट किया, दोबारा उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। खुद आप कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें कर रहे हैं एक ही बयान पर। नहीं, देखिए हमने कहा कि इसके खिलाफ जो हमारे पास प्रूफ था या जो भी हमारे पास एविडेंस था, उसको हम कोर्ट में लेके गए। कोर्ट ने उसको फेंक दिया बाहर। उसने कहा ये दिस इज नॉट गुड इनफ। इन्होंने ये स्पीच की है, इस स्पीच का मतलब ये है कि ये आदमी इंसाइटमेंट कर रहा है, ये बंदा जो है। ऐसा माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ करिएगा। वो एविडेंस आप काफी फेंकते रहते हैं। आपके जो हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे, जब 26/11 का एविडेंस दिया गया तो वो कहते हैं दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ फिक्शन। सो काफी, चाहे मजिस्ट्रेट हो या आपके हाई कमिश्नर हो, वो एविडेंस फेंकते ही रहते हैं। ये तो खैर आपकी राय है, मैं आपको उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तारिक अजीम साहब नहीं है हाँ, वहाँ पे लीगल सिस्टम है। अगर आपका लीगल सिस्टम किसी को जो है करार देता है कि इनोसेंट है, आपकी भी प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन जब लेके जाती है किसी को कोर्ट में, तो इसी वजह से लेके जाती है कि प्रोसिक्यूशन समझती है कि इस बंदे ने जुर्म किया है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर उसको इनोसेंट करार दे दे अगर कोर्ट। अच्छा तारिक अजीम साहब, आपकी नजरों में, पाकिस्तान की नजरों में, क्योंकि आप भी हाफिज सईद को मॉनिटर करते होंगे कि आखिरकार $10 मिलियन का आपके सबसे अच्छे सहयोगी अमेरिका ने, आपके सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका ने उन पर इनाम क्यों रख रखा है, तो आपकी नजरों में क्या है? पाकिस्तान सरकार की नजरों में, नवाज शरीफ की नजरों में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी पंजाब के ही रहने वाले, तो मेरा आपसे ये सवाल है, आपकी नजरों में क्या है हाफिज सईद? वो एक दहशतगर्द है या वो एक आतंकवादी है जैसा अमेरिका ने कहा है? देखिए, अमेरिका आजकल आपका ज्यादा दोस्त है, पाकिस्तान से ज्यादा दोस्त आपका है अमेरिका। तो वो चलिए हमारा दोस्त है, मान लिया हमने। हमारी नजर में एक बंदा है जो कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो भारत के खिलाफ बहुत तकरीरें करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं आपको ओपनली आपके सामने बात कर रहा हूं। बिल्कुल स्पीचेस करता है, आपके खिलाफ बात करता है, कश्मीर की वो आजादी की बात करता है, कश्मीर के हक में बात करता है। लेकिन एक बंदा, उसका कहना, बोलना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाता है। उसके खिलाफ आप एक्शन अगर करेंगे भी तो उसको जो है हफ्ते मान के तहत, प्रिवेंशन ऑफ पीस के तहत उसको अंदर भी कर देंगे, तो वो एक बार के बाद फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हम उसको कई दफा नजरबंद कर चुके हैं ऐसे बंदों को कि हिफ्ज़-ओ-अमान की तहत के भी बंदा जो है अमन-ओ-अमान को खराब कर रहा है, लेकिन वो कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि बंदे को परमानेंटली आप अंदर रखें किसी बंदे को। और ना ही कोई ऐसी बात यह है कि आप पे कोई स्पीचेस पे ऊपर आपको पाबंदी आज कर सकते हैं।
आपके यहाँ भी नरेंद्र मोदी साहब हैं, वहां पे कई दफा स्पीचेस करते हैं। मतलब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और हाफिज सईद एक बराबर हैं? एक चुने हुए राज्य के दीपक, एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री, एक चुने हुए राज्य के प्रजातांत्रिक मुख्यमंत्री और एक दहशतगर्द हाफिज सईद, ये दोनों बराबर हैं? आपके यहाँ ऐसे कई बंदे हैं, आपके यहाँ कई नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के लिए पूछ रहा हूँ। मैं जी, उन्होंने कई दफा जो बातें की हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बात की है, जो आपके वहां पे कत्लो गायरत हुई, 2000 मुसलमान कत्ल हुआ इंडिया में, इसकी इंटरनेशनल रिपोर्ट आप पढ़ लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें। इससे पहले बाल ठाकरे साहब ने जो कहा, एक मिनट नलिन, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। व्हाट इज द पॉइंट? उनका हक है, वो जो बात करना चाहे उनका हक है, ये उनका हक है बात करने का। तो मतलब आप नहीं कहेंगे कि उसको आप अंदर कर दें। आप हाफिज सईद और नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं, ये ठीक है? मैं कह रहा हूं कि वो भी बात करते हैं, वो भी स्पीच करते हैं, अब उसके बाद वो इलेक्ट हो जाते हैं, वज़ीर आज़म इंडिया के बन जाए तो गुड लक टू हिम। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आप स्पीचेस पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ इस वजह से दीपक जी, आई नीड टू कम इन प्लीज। बिल्कुल, आपको मैं मौका दूंगा नलिन, पर उनको बात खत्म कर लेने दीजिए, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की तुलना हाफिज सईद से कर रहे हैं। मैं ठीक समझ रहा हूँ तारिक अजीम साहब आपको? मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हुए, कोई बात नहीं, अब कर दी ना उन्होंने कर दी, मतलब वो तो लगातार करे ही जा रहे हैं, कोई बदलाव तो है नहीं। लेने दीजिए, फिर मुझे जाना है, फिर बात कर लेने दीजिए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं तारिक अजीम साहब जो चाहे। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने कई मरतबा बात की कि पाकिस्तानी क्रिकेटर यहाँ पे आएंगे तो वो उनके खिलाफ ये बात करेंगे। हुई है कि नहीं हुई बात? मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी ने बात कभी नहीं की। नहीं, अपने जो सारी हमारे जो थे आपके बॉम्बे के जो थे बाल ठाकरे जी ने सॉरी माय अपॉलॉजीज, बाल ठाकरे साहब, जी बाल ठाकरे साहब ने कई ऐसी बातें करी हैं। लेकिन तारिक अजीम साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगी, इन लोगों के ऊपर अमेरिका ने इतनी बड़ी बूटी नहीं अनाउंस की है। $10 मिलियन की बूटी हाफिज सईद पर है, जो एक आतंकी है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आतंकी। अमेरिका ने इन लोगों के बारे में ऐसी कोई बात या बयान कभी नहीं दिया है। ये लोग सब पॉलिटिशियन है, सम्मानित पॉलिटिशियन इस देश के। एक आदमी ओपनली घूम फिर रहा है पाकिस्तान में, ओपनली अवेलेबल है लोगों के सामने। अगर 10 मिलियन की अमेरिका को बाउंड्री है तो क्यों नहीं उसको उठा के ले जाते? नहीं, आप तो कहते थे ओसामा बिन लादेन भी वहां पर नहीं मौजूद है, वो भी अहमदाबाद नहीं मिला, वो भी अहमदाबाद नहीं मिला। अब तो ओसामा बिन लादेन का किसी को नहीं पता था, लेकिन ये बंदा तो सामने फिर रहा है, घूम फिर रहा है, सामने फिर रहा है। वो तो आपकी नजरों में हाफिज सईद दहशतगर्द नहीं है और हाफिज सईद और नरेंद्र मोदी एक बराबर है, यही कह रहे हैं तारिक अजीम साहब आप? मैं स्पीच की बात कर रहा हूं कि वो स्पीच जो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा जहर होता है, बहुत पॉइजनस स्पीचेज होती हैं उनकी। इस तरह बाल ठाकरे साहब की बड़ी क्यों फैला रहे हैं आप? क्यों नहीं उनको बंद करते? और इसी तरह देखिए, हमने दीपक जी, या तो मैं बोलूं या प्रोग्राम से उठूं, क्योंकि मैं इसको सुन नहीं पा रहा हूं। नहीं, नलिन जी, मैं आपके रिएक्शन के लिए बिल्कुल आऊंगा, लेकिन उनको खुल तो जाने दीजिए पूरा। मैं अर्ज कर रहा था कि एक दफा नहीं, एक दफा से ज्यादा बंद किया। अमनो अमान के कानून के तहत उनको एक दफा से ज्यादा बंद किया, लेकिन वो कोर्ट से जो है, कोर्ट उनको छोड़ देती है। उनको हमने हाउस अरेस्ट किया, उसके बाद भी 1 महीने के बाद उनको छोड़ना पड़ता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो हमने बथेरी दफा किया है, तो ऐसा हमारे पास कोई ISI के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं। लेकिन तारिक अजीम साहब, मैं फिर से आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आप दुनिया के एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता हैं, आपने हाफिज सईद की तुलना नरेंद्र मोदी से की है, मैं ठीक समझ रहा हूं ना? मैंने उनकी स्पीचेस, उनका जो अवाम में आके तकरीर करते हैं लोग, वो कई दफा आके दूसरे देश के अवाम के बारे में और कई दफा अपने अवाम के बारे में ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि लगता है कि उनको नहीं कभी नहीं की। एक स्पीच दिखाइए, एक स्पीच दिखाइए, कभी उन्होंने ऐसी बात की नहीं। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, मतलब आपकी नजरों में स्पीच के मामले में नरेंद्र मोदी और हाफिज सईद एक बराबर हैं, एक आतंकवादी और एक चुने हुए मुख्यमंत्री। मैंने आपसे इससे पहले अर्ज किया कि हाफिज सईद साहब ने 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा उन्होंने कश्मीरियों के हक में
कश्मीर की आजादी के हक में, वहां पे जो लोग लड़ रहे हैं इंडियन फोर्सेस के खिलाफ, उनके हक में बात की, इंडिया के खिलाफ बात की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वहां पे, मैंने मान रहा हूं इस बात को, लेकिन सिर्फ बात करना जो है वो दलील नहीं है, सबूत नहीं है कि हम उसको उल्टा लटका दें फांसी पे। मतलब हाफिज सईद और नरेंद्र मोदी की भाषा एक जैसी है, यही कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं, अब मैं कुछ कहना चाहूंगा दीपक जी। एक मिनट, लेट हिम ओपन अप। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और हाफिज सईद की भाषा एक जैसी है? ही इज ओपन। मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनली क्या वहां पे जब 2000 मुसलमानों का कत्ल हुआ तो क्या उनको कंडेम किया गया या नहीं, ये बताइए मुझे। बिल्कुल कंडेम किया गया। मुसलमानों के कत्ल की बात नहीं, कोई स्टेट ने नहीं कत्ल किया है। उन्होंने जब इतने इंसान का कत्ल हो और ऐसा है दीपक जी। अच्छा तारिक साहब, मुझे आप कुछ बाकी कहना है, बहुत सुन लिया ये बिना को मैं भी 4 बातें कहना चाहूंगा। बहुत देर से सुन रहा हूँ, तारिक अजीम साहब से सुन रहा हूँ। तारिक अजीम साहब, अपनी बात बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने जो कहा है उस पर अगर आप सुनना चाहें तो बने रह सकते हैं। नलिन कोहली, उन्होंने ज्ञान बांटा है आज। मुझे नहीं लगता है शायद रहेंगे, पर रहे तो अच्छी बात है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि ये स्पष्ट है, जो हम लोग लगातार इस बात को भाजपा और हमारी नेतृत्व कहता रह रहा है, पाकिस्तान से बात करने में उपयुक्त समय नहीं और शायद कोई फायदा भी नहीं है। आप बाकी सब छोड़िए, आईएसआई, आर्मी, ये सब जो है दहशतगर्द और ये सब शब्द हटाइए, ये तो स्वयं उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। तो हम तो देख ही रहे हैं, वो सुन रहे हैं राष्ट्रीय टीवी पे। शायद देश के प्रधानमंत्री को भी इसको की कॉपी भेज देना चाहिए। दूसरी बात, ये अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन के सिवा और कुछ चाहते नहीं। तीसरी बात, इन्होंने जिस प्रकार से अपने ही ओसामा बिन लादेन केस को कह दिया इंटेलिजेंस फेलियर, अमेरिका के 9/11 से जोड़ दिया, ये दिन दूर भी नहीं है, इसकी चिंता करनी चाहिए कि कहीं हर चीज जो भारत में हो रहा है उसको इंटरनल और इंटेलिजेंस फेलियर का ही कारण दे। अभी तक इतिहास, हिस्ट्री गवाह है, पाकिस्तान से बात करने में कभी कुछ निकला नहीं है, तो क्यों एक और बार। और आखिरी बात, आपके मुख्यमंत्री की तुलना हाफिज सईद से कर रहे हैं भाषा की, मोदी जी के ऊपर। एक मिनट, लास्ट बात पे आ रहा हूं, एक मिनट। मैं वही कर रहा हूं, लास्ट बात, एक एक करके आ रहा हूं। इन्होंने हाफिज सईद, जिसको एक प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है, उसको नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के इलेक्टेड और किसी कोर्ट के द्वारा, हमारे यहां प्रक्रिया पूरी चल रही है, मतलब इस प्रकार के इन्होंने अपशब्द कहे, और तो मैं कह ही नहीं सकता, कंपेयर जो कर दिया, इस बात से भी स्पष्ट है ये खुद स्वयं चाहते हैं कि यहां माहौल ऐसा हो। लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमान जो है, उनको पाकिस्तान से सीख कतई नहीं चाहिए। एक व्यक्ति भी, पाकिस्तान के इतने साल हो गए बने हुए, भारत से मुसलमान वहां नहीं गया है और ना जाएगा। भारत पे मुसलमानों, हिंदुओं, हमें गर्व है हमारे देश पर और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप। हम आपस में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये देश को कंपेयर ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो है, कंट्रोल अपने आप उसका अंदर किसका है, नहीं है, हमें क्या लेना देना। हमारी एकमात्र ऑब्जेक्टिव ही होनी चाहिए, हम अपने आप को मजबूत करें, पाकिस्तान अपनी चिंता करे, भारत अपनी चिंता करे। अरे ये आपके मुख्यमंत्री की तुलना एक आतंकवादी से कर रहे हैं, नलिन कोहली जी, उस पर आप लोग कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं आने वाला। आपके मुख्यमंत्री की तुलना निंदनीय, कंप्लीटली निंदनीय, रिजेक्ट कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं, यदि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे अपशब्द कर रहे हैं, ये वो दिन दूर नहीं है जब इनको अपनी तुलना खुद अपने पॉलिटिशियंस की किन किन से करना पड़ेगा। हम लोग उस अपशब्द में नहीं करेंगे, निंदा करते हैं और आशा करते हैं इस प्रकार के प्रोग्राम, मतलब इन प्रकार के इंटरव्यूज को हम अपने राष्ट्रीय चैनलों पे ना दिखाएं। वो एक जिम्मेदार पद पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता हैं नलिन, इसलिए हम उनका इंटरव्यू दिखा रहे हैं। तारिक अजीम साहब, आप जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे भाई आखिर में बस आपने दिखाया इंडिया में भी ईद है। मैं अपने मुसलमान भाइयों बहनों को ईद मुबारक करना चाहता हूँ। जनाब, मैं भी ईद मनाता हूँ, मुझे भी कह दीजिए। जो एक टेररिस्ट और आपकी तरफ जहां पर खुद अमेरिका के ड्रोन रोज हजारों व्यक्तियों के ऊपर बॉम्ब गिराते हैं, वो सीख दे रहे हैं डेमोक्रेसी की, वो सीख दे रहे हैं क्या होनी चाहिए। गुड पॉइंट। ये तो हास्यास्पद है, दुखित है और कंप्लीटली निंदनीय है। पाकिस्तान से हमें
यदि पाकिस्तान तारिक अजीम साहब, कल मुझे भी ईद की कई दावतों में जाना है, मैं भी ईद मुबारक बोलूंगा, मुझे भी कह दीजिए यदि ईद इतनी मुबारक। अच्छी स्थिति होगी आप तो सबको ओसामा बहुत बिन बहुत लादेन वहां मुबारक नहीं हो, रहना आपके होता। सारे सुनने वालों को आर्मी भी बहुत हमारी मतलब तरफ खुद कह से रहे मुबारक। इतनी थैंक यू, मतलब थैंक यू। चलिए थैंक यू बोल दिया नरेंद्र, थैंक यू बोल दिया। अफजल साहब, हाफिज सईद और नरेंद्र मोदी की भाषा एक जैसी है, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा तारिक साहब को कि हमारे यहाँ इंटरनल जो मामला है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी गतिविधि हो, जो भी हालात हो, हम पिछले 65 साल से आजादी के बाद से इस मुल्क में पैदा हो रहे हैं, यहीं मरते हैं, यहीं खपते हैं, और जब हम कहीं रहते हैं तो वहां पर इख्तिलाफ राय भी होता है, झगड़ा भी होता है। किसी दूसरे मुल्क को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और हमारे मामले में मुदाखलत की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सफाई के साथ ये बात कहना चाहता हूं तारिक साहब को, आप पहले अपने यहाँ की फिक्र करें। मेरा ख्याल है आपके यहाँ यहाँ तो आप किसी भी कह सकते हैं 2-4 बड़े धर्म हैं, कहीं इख्तिलाफ हो सकता है। खुद पाकिस्तान के अंदर तो सारे ही मुसलमान हैं, लेकिन मस्जिदों में बम फट रहे हैं, शिया हजरात के ऊपर वहां पर हमले हो रहे हैं, इतना वहां पर जो चल रहा है, आपको उसकी पहले फिक्र करनी चाहिए। जहां तक हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र करने की जरूरत है, हिंदुस्तानी मुसलमान काफी सक्षम है अपने मामलात को तय करने के और अपने मामलात को समझने के और हर तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए। चलिए मैं सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला साहब के पास। प्रेम शुक्ला साहब, हाफिज सईद और नरेंद्र मोदी की भाषा एक जैसी है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? ये पाकिस्तान के सफेद झूठ का सीधा सीधा प्रमाण है। देखिए, अब पाकिस्तान के प्रवक्ता की बात सुनने के बाद मुझे जानिसार शाह अख्तर का एक शेर याद आता है, जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, अगर यही रस्म हो तो ये रस्म बदल दी जाए। अब ये रस्म तोड़ दो, पाकिस्तान को घेरो और उसको सबक सिखाओ। पाकिस्तान को घेरो और उसको सबक सिखाओ। क्या राजीव डोगरा जी, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेसी के जानकार हैं, क्या भारत के लिए संभव है? देखिए, जो आपने आखिर में कहा कि क्या भारत के लिए संभव है, आज तो नहीं लगता कि भारत के लिए कुछ भी संभव है, क्योंकि हमारा सब जो रिएक्शन है वो डर का रिएक्शन है, कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का रिएक्शन नहीं है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इवन इन डिप्लोमेसी, उसमें भी डोगरा साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। मैं वो आप ना करिए, वो आपकी ओपिनियन है, पर एक स्टेटमेंट के लिए 2 दिन 3 दिन लगाना, उसमें भी गलतियां और देखिए, नहीं एक मिनट नो जेब नहीं देती है। नो मेरी फिर मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। आज की भी जो स्टेटमेंट आई है, बिल्कुल एक मिनट, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप इजाजत दें या ना दें, मैं बोलूंगा। 30-35 साल आप सरकार के साथ रहे हैं। नो वो ठीक है, सरकार के साथ रहा हूँ, वो अलग बात है। कोई भी सरकार इनको नहीं देंगे। अफजल साहब बोलने की अफजल साहब बोलने की आजादी हर किसी को है। डोगरा साहब को नहीं देंगे। अफजल साहब, शुक्ला जी, दीपक जी, एक मिनट अफजल साहब बोलने की मैं कहना चाहूंगा, इसमें सबसे नहीं, महत्वपूर्ण ये बात है, कहना हम आपस में जो बात करें, नहीं है, लेकिन इन्होंने जो आज तारिक साहब ने नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर जो किया है हाफिज सईद से, ये अति निंदनीय यही है। और मुझे लगता है इस पे और चर्चा ही क्या, कोई इनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, अति निंदनीय बात है, टोटल रिजेक्टेबल है, और इसमें देश को एक स्वर से जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। चलिए उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन डोगरा साहब की बात सुनने के बाद ऑब्जेक्शन किया है, मैं उस पर कायम हूं। मैं आप कायम रहिए, जरूर रहिए, बार बार कायम रहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज की जो स्टेटमेंट आई है उसमें पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एक्शन ले जिन्होंने हमारे 5 सैनिकों का सर उनको मारा है। एक्शन कौन लेगा? कयानी लेंगे जिन्होंने ऑथराइज किया था एक्शन। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हम काम करें सोच समझ के करें और फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करें, ताकि दूसरी साइड से हमारे खामियों को, जैसे अभी आपके गेस्ट कर गए हैं, पाकिस्तानी गेस्ट बार बार आपकी खामियों को स्टेटमेंट पे ही तो वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसे मजाक उड़ाने का दोबारा उनको मौका ना मिले। दोबारा मौका। डोगरा साहब, हाफिज सईद और नरेंद्र मोदी की तुलना ये पाकिस्तान की किस मनोदशा को दर्शाता है?
देखिए, वो जानते हैं कि जरा सा भी इनको छेड़ा, जरा सा भी इनको किसी तरह भी उकसाया तो इंडिया का जो है वो जल्दी से रिएक्शन जो है डिफेंसिव हो जाता है। तो जान के उन्होंने ऐसी एक वायलेंट सी पैरेलल बताने की कोशिश की ताकि हम एकदम डिफेंसिव रिएक्शन में हो जाएं। तो वो तो खैर बहुत गलत उनकी तरफ से बात थी। हाफिज सईद के ऊपर कितने इल्जाम हैं, तभी तो $10 मिलियन का आप क्या फरमा रहे हैं मुझे आप बताइए। आपने जो कुछ फरमाया डोगरा साहब, आपने जो कुछ फरमाया, आप जो फरमा रहे हैं इससे हमारा मनोबल ऊपर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आप एक डिप्लोमेट हैं, नहीं, आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा बेहतर जबान आप डिप्लोमेसी की जानते हैं। नहीं, ये एंटनी साहब का बयान आपने पढ़ा है, लेकिन रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी ज्यादा है। देखिए, ये बयान आपने पढ़ा? मैं बिल्कुल पढ़ा है और उसी के ऊपर मैं तकरीर कर रहा हूं और दोबारा करूंगा क्योंकि वो बयान अपनी जिम्मेदारी निभाई है। डोगरा साहब एक फॉर्मर वो छोड़िए, वो जिम्मेदारी को नहीं फॉर्मर हूं या प्रेजेंट हूं, मैं आपको कह रहा हूं एज ए क्रिटिक कि इसका जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है दैट इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू आर अपीलिंग, यू आर रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान टू डू समथिंग। चलिए हम इस बहस को जारी रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने आज अपनी तरफ से जो बातें कही। जी, मैं एक ही वाक्य कहना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कल मतलब आज आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने इस प्रकार की तुलना की है नरेंद्र मोदी जी के हाफिज सईद से। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अब आपको पता करना चाहिए कल कि हमारे देश में इस प्रकार की क्या कहते हैं, सरकार का इस पे क्या रुख है, क्या है कि क्या हमारे यहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस देश या अपने हमारे संविधान की शपथ खाने वाले एक चीफ मिनिस्टर पर इस प्रकार की तुलना किस प्रकार से सरकार इस पे रुख देती है। मीम अफजल साहब, आपका क्या रुख होगा? चलिए आपसे जवाब लेके वाइंड अप करता हूं। देखिए, हमारा रुख जो है वो बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी वाली बात कर रहा हूं सर, मैं नरेंद्र मोदी वाली जो बात कह रहे हैं और मैंने उस पर जवाब मांग रहा हूं। भाई से कहा है कि इससे ज्यादा सख्त जबान। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में आपको यह पता है कि उनको अमेरिका ने वीजा डिनाई किया है। हाफिज सईद से तुलना हो सकती क्या, ये बताइए। मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं? बाहर उनके बारे में क्या कहा जाता है या कहा कमाल है, आप तो बताइए। उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि तुलना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, उसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। तुलना की जा सकती कि नहीं? आप बात मत बदलिए। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूं, मैं आपके उनसे अपनी राय का इजहार कर चुका हूं की जानी चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को किसी सलाह और मशवरे की बाहर की जरूरत नहीं है, अपने मामलात को खुद देख सकते हैं। भयभीत हम नहीं है, आप है। स्पष्ट है कि अफजल साहब ये बताइए, क्या आज तुलना तो सही मानते करना चाहिए कि आपने गलत बोला? आप तारिक अजीज को टोक देते, डोगरा साहब को तो टोके जा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। तारिक अजीज के बोलने पे बात कहना चाहता हूं, ये कौन सी बात है? इस वक्त जो बहस शुरू हुई थी वो नरेंद्र मोदी पर नहीं हुई थी। ये बहस जो है 5 लोगों की शहादत पर हुई थी और मैं उस नरेंद्र मोदी हाफिज सईद पर ये इशू नहीं है सर। हमने भी बहस उस पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अफजल साहब, हमने भी बहस उस पर नरेंद्र मोदी कोई मेरे लीडर नहीं है कि मैं उनको डिफेंड कर दूं। अफजल साहब, यदि उन्होंने किसी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर सेम शब्द कहे होते तो मैं भी यहां बैठ के खारिज करता और कहता कि आप जो है ऐसे अपशब्द हमारे देश के किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं उठा सकते। ये बहुत दुख की बात है। अफजल साहब, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं आपको। मैं जनता के सामने, मैं आपके दर्शकों के सामने एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जिक्र हमने या इंडिया न्यूज ने नहीं किया था। ये जिक्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता तारिक अजीम ने किया था और उसके बाद ये बहस शुरू हुई। तो ये जिक्र मीम अफजल साहब हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं था। और जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उस जिक्र का जो हवाला उन्होंने दिया उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के कत्ल के बारे में उन्होंने कहा, उस पर मैंने अपना रिएक्शन दे दिया है। नरेंद्र मोदी को मुझे डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने जो अपना रिएक्शन दिया है वो हिंदुस्तानी अरे नहीं, मुसलमान ऑफेंड कर रहा क्या है कोई सोचते हैं आदमी। वो बताने की एक कोशिश इलेक्टेड की है। सीएम को गालियां दे रहा पाकिस्तान है को और पाकिस्तान आप की सरकार डिप्लोमेसी को। के आदमी, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए अफजल साहब, कोई बात नहीं, ये तो बात स्पष्ट है ना कि आप कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में शपथ खाने वाले एक मुख्यमंत्री की तुलना जब एक आतंकवाद से होती है तो आप कहते हैं ये हम डिफेंड नहीं कर सकते। ये आपने स्पष्ट तो कर दिया ना कांग्रेस पार्टी ने, कहना चाहता आप तो हूं उसके प्रवक्ता है। इस बहस का आगाज आप इसमें कांग्रेस पार्टी को लाने की कोशिश मत करें। जो आप माहौल बनाना चाह रहे हैं वो मैं आपको बनाने नहीं दूंगा। अरे मैं अपने उनसे कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर सकता हूं। एक भारतीय के नाते बोले। मैं कोई माहौल नहीं बनाना चाहता, मैं भारत के मुख्यमंत्री, भारत में भारतीय के नाते बोल दिया हूं। जो जनता ने चुनी भारतीय के नाते है, मुझे उस जो बोलना मुख्यमंत्री चाहिए ने वो जो बोल दिया। शपथ खाई है नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना उसकी तुलना मेरे कार्यशाला में नहीं आता है। तो मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या ये निंदनीय है या नहीं? उन्होंने जो शपथ खाई है उसमें लोगों की जान और माल की हिफाजत भी करना उनकी जिम्मेदारी है। अरे साहब, वो अगर फारूक अब्दुल्ला की निंदा करते तब भी हम उनकी निंदा करते। हमारे 3 लाख पंडित आज भी दिल्ली में कहना चाहता हूं जी अफजल साहब कहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, यदि कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री होते तो हम निंदा करते। आप राजनीति कर रहे हैं और आप कम्युनलाइज कर रहे हैं इस डिस्कशन को, मैं नहीं। मैं हर भारतीय को भारतीय पहले मानता हूं, उसके बाद मानता हूं वो आप कर रहे हो, आप कम्युनलाइज कर रहे हो। ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आप पाकिस्तान को हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़ने की साजिश कर और वो मैं नहीं होने दूंगा। चलिए, लेकिन चलते चलते क्या हम अलग दिशा में जा रहे हैं? मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सभी मेहमानों से साफ कर देना चाहता हूं कि हमने नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र नहीं किया, न ही बहस उन पर थी। बातों बातों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता तारिक अजीम साहब, यही मैं शीतल उनका, उन्होंने नरेंद्र मोदी और हाफिज सईद की तुलना की और उसके बाद ये बहस शुरू हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम खत्म हो रहा है दीपक जी या चल रही है बहस? नहीं, बस कार्यक्रम खत्म हो रहा है। हमारे पास वक्त इतना ही है, हम आधे घंटे इसको बढ़ा चुके हैं क्योंकि तारिक अजीम साहब लगातार अपनी बातें कह रहे थे, लगातार हमसे जुड़े हुए थे और हम चाहते थे कि ये तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे इसी मसले पर, और इसीलिए हमने बढ़ाया। ये बहस नरेंद्र मोदी और हाफिज सईद पर नहीं थी, चूंकि सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने ये कहा तो ये बात शुरू हुई है, लेकिन बात अगर शुरू हुई है तो शायद दूर तलक जाएगी।